आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ने नागपुर सहित राज्य विधान परिषद की 6 सीटों में से 4 पर बड़ी जीत हासिल की है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत पर खुशी जाहिर की। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सहयोगी चंद्रशेखर बावनकुले जी इन्होंने एक प्रचंड विजय हासिल की है। साथ ही में अकोला में भी वसंत भाई खंडेलवाल बीजेपी के चुनकर आए हैं। महाराष्ट्र की विधान परिषद की 6 सीटों पर चुनाव था, उसमें से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। एक प्रकार से 3 पार्टियां साथ में आने के बाद सारे चुनाव वो जीत सकते हैं, इस प्रकार की जो बात वो कहते थे, इस मिथक को आज पूरी तरीके से हमने ध्वस्त किया है। और विशेष रूप से मैं ये मानता हूं कि चंद्रशेखर बावनकुले जी के विजय के साथ हमारे नए विजय की मालिका शुरू होती है। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, होम मिनिस्टर अमित भाई शाह जी का, जिन्होंने हम पर विश्वास किया और चंद्रशेखर जी और हमारे सभी उम्मीदवारों को उन्होंने नॉमिनेशन दिया। आज विधान परिषद के अकोला, बुल्ढाणा और वाशिम जिले के विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी ने यह जीत हासिल की। बीजेपी के वसंत खांडेलवाल 108 मतों से जीते। वहीं शिवसेना के गोपी किशन बाजोरिया को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। विधान परिषद के अकोला, बुल्ढाणा और वाशिम जिले में 10 दिसंबर को चुनाव कराया गया था। इस चुनाव प्रक्रिया में अकोला, बुल्ढाणा और वाशिम जिले के 822 मतदाताओं ने मतदान किया था। इसमें बीजेपी के वसंत खांडेलवाल इनको कुल 443 मत मिले, तो शिवसेना के गोपी किशन बाजोरिया को 334 मत ही प्राप्त हुए। इस चुनाव में भाजपा के वसंत खांडेलवाल 108 मतों से जीत कर आए। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रशेखर बावनकुले ने एक तरफा जीत दर्ज की। नागपुर विधान परिषद की बात की जाए तो इस विधान परिषद में शुरू से ड्रामा नजर आ रहा था। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए नगर सेवक छोटू भोयर को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था। बाद में चुनाव के एक दिन पहले छोटू भोयर ने अपना नाम वापस ले लिया। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने विपक्षी उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था। 364 वोट से बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले ने यहां पर बड़ी जीत दर्ज की। जनता पार्टी को बड़ी ताकत से जीत मिली है। हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे नेता अमित भाई, नितिन गडकरी जी, हमारे महाराष्ट्र के लोक नेता देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी, इन लोगों ने, इन सभी ने मुझे उम्मीदवारी दी और 362 मतदाताओं ने मुझे 1 नंबर का वोट दिया है, 2 नंबर का बहुत लोगों ने वोट दिया है। मैं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ और जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनका मतों का जो कर्जा मन पर है वो वोटों का कर्जा ईमानदारी से काम करके मैं वापस करूँगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 28 दिसंबर को मुंबई में होने वाली रैली रद्द कर दी गई है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन के संकट के कारण रैली को स्थगित किया गया है। बताया जा रहा है, भाई जगताप ने कहा कि यह रैली कांग्रेस के स्थापना दिवस की पृष्ठभूमि में 28 दिसंबर को होनी थी। राज्य सरकार ने रैली को की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, इसलिए कांग्रेस कोर्ट की तरफ गई थी। हमने राहुल गांधी के कार्यालय को सूचित कर दिया है कि यह रैली रद्द कर दी गई है। हालांकि इन्होंने कहा है कि नई तारीख की घोषणा के बाद राहुल गांधी की रैली शिवाजी पार्क में होगी। भाई जगताप ने आगे कहा कि हम रैली की नई तारीख के बारे में भी जल्द ऐलान कर देंगे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ी है। दरअसल पुणे और लातूर जिले में 2 नए मरीज मिले हैं। ऐसे में संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 20
तक पहुंच गया है। बता दें कि इससे पहले रविवार को नागपुर में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिले थे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इसमें से 9 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। पुणे में एक 39 वर्षीय महिला इस वायरस से संक्रमित मिली है, जबकि लातूर में एक 33 वर्षीय पुरुष में यह वेरिएंट पाया गया है। दोनों में कोई भी लक्षण नहीं है। दोनों फिलहाल सरकारी आइसोलेशन वार्ड में एडमिट है। दोनों कुछ दिन पहले दुबई से आए थे और उनके संपर्क में आने वाले 3 लोगों की भी टेस्टिंग करवाई गई। हालांकि तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग 3T के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। यह 3T फॉर्मूला है ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग। फिलहाल राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 3 लैब हैं। ये तीनों लैब मुंबई, पुणे में हैं। सरकार नागपुर और औरंगाबाद में भी लैब शुरू करने पर विचार कर रही है। बता दें कि देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 40 मामले मौजूदा हैं और 20 अकेले महाराष्ट्र से हैं। इस तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट के 50% मरीज सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। इससे पहले दूसरी लहर की वजह भी डेल्टा वेरिएंट के भी करीब आधे से ज़्यादा केस लंबे समय तक महाराष्ट्र से ही आते रहे थे। यही नहीं, मौतें भी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में हुई थी। मुंबई में कल से फिर स्कूल खुल जाएंगे। बीएमसी के मुताबिक कल से मुंबई के सभी पहली क्लास से 7वीं क्लास तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। कोरोना की सख्त गाइडलाइंस का पालन भी करना अब जरूरी होगा। बता दें कि कोरोना के नए और पहले से ज़्यादा खतरनाक माने जा रहे वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई के स्कूलों को खोलने की तारीख आगे बढ़ गई है। पहले दिन स्कूलों को 1 दिसंबर से खोला जाना था, लेकिन अब स्कूल कल से खुल जाएंगे। आपको बता दें कि मुंबई में छोटे बच्चों के स्कूलों को खोलने के लिए बीएमसी ने यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को पुख्ता करने के मकसद से लिया था। मुंबई में कल से पहली क्लास से लेकर 7वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि इसके लिए कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। स्कूल शुरू होने पर छात्रों को स्कूल आने के लिए पेरेंट्स की सहमति जरूर लेनी होगी। शिक्षा समिति की अध्यक्ष संध्या जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि जो छात्र स्कूल नहीं आएंगे उन्हें भी ऑनलाइन पढ़ाएंगे। स्कूल चालू हो रही है। पेरेंट्स ने सम्मति पत्रक दिए हुए हैं और सम्मति पत्रक के हिसाब से लोगों की पेरेंट्स की सम्मति है, इसके लिए स्टूडेंट अपने स्कूल में आने वाले हैं। और जो स्कूल में शासन के निर्णय के हिसाब से, कोविड के रूल रेगुलेशन के हिसाब से शासन जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हिसाब से स्कूल चालू होने वाली है और कोविड के नियमों का पालन करते हुए स्कूल वही हिसाब से चलने वाली है। 2 से 3 घंटा स्कूल के नियमों का पालन करते हुए। महाराष्ट्र विधानसभा में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी करने पर बीजेपी के 12 विधायकों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल जुलाई में बीजेपी के 12 विधायकों को इस व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस निलंबन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि विधायक आगामी शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को तय की गई है। बीजेपी के 12 विधायकों ने अपने 1 साल के निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। विधानसभा सत्र के पहले दिन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने ओबीसी आरक्षण पर प्रस्ताव पेश किया। संकल्प केंद्र सरकार से शाही डेटा प्राप्त करना था। वहीं बीजेपी के विधायकों ने इसका कड़ा विरोध किया था। इस बार उन्होंने हॉल में जमकर हंगामा किया, अध्यक्ष के सामने माइक और राजदंड छीनने का प्रयास किया। इसके बाद हॉल की घेराबंदी कर दी गई। सदन दोबारा शुरू होने के बाद भी उन्होंने अध्यक्ष को अपमान किया। सत्ता पक्ष में इस व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए उन्हें निलंबित करने का फैसला किया। निलंबित सदस्यों को अगले साल के लिए मुंबई और नागपुर विधानसभा के परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। आज चांदीवाल आयोग ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का बयान दर्ज किया। 100 करोड़ रुपए की फिरौती मामले में सचिन वाजे ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे दी है। वाजे ने कहा है कि अनिल देशमुख ने कभी पैसे की मांग की ही नहीं। निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने आज चांदीवाल आयोग के समक्ष जवाब दाखिल किया। सचिन वाजे ने कहा कि अनिल देशमुख या उनकी किसी स्टाफ ने पैसे की कोई मांग नहीं की। इसके अलावा हमें किसी भी बार मालिकाओं या उनके सहयोगियों से कोई पैसा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि चांदीवाल आयोग ने अब अगली सुनवाई की तारीख 21 दिसंबर तय की है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से तबादला होने के बाद
तत्कालीन कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था। पत्र में परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाए थे। पत्र में आरोप लगाया गया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। महाराष्ट्र में साथ मिलकर सरकार चलाने वाली शिवसेना ने फिर एक बार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने लिखा कि अब कांग्रेस की हालत एक जर्जर महल की तरह हो गई है। संपादकीय में शिवसेना ने लिखा कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान सिर्फ शिवसेना को वोट देते हैं। शिवसेना के इस स्टेप के बाद दोनों दलों के बीच बड़ी दरार बढ़ सकती है। बता दें कि शिवसेना शासित बीएमसी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुंबई के शिवाजी मैदान में होने वाली रैली को अनुमति देने से भी मना कर दिया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह भी दोनों दलों के बीच टकराव को दर्शाता है। सामना में शिवसेना ने लिखा है कि कांग्रेस की वर्तमान अवस्था गांव में जमींदार गंवा चुके जर्जर महल की तरह हो रही है। ऐसा विश्लेषण शरद पवार जैसे नेता ने किया है। इसकी वजह है उनकी आलोचना हुई थी। मुस्लिम और दलित मतों को भरपूर जमा पूंजी जमींदारी का फल था। इन्हीं मुसलमान दलितों की नकदी के कारण कांग्रेस का महल मजबूत और आलीशान लगता था। आज ये दोनों खनखनाते सिक्के कांग्रेस की मुट्ठी से छूट गए और उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस का पतन हो गया। मुंबई, महाराष्ट्र के मुसलमान खुलकर शिवसेना को वोट देते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए महाराष्ट्र राष्ट्रीय लोक अदालत ने इस साल की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत के खात्मे तक 15,23,636 मुकदमों का निपटारा किया। इसके साथ ही महाराष्ट्र की लोक अदालत देश में दूसरी सबसे ज्यादा मुकदमों का निपटारा करने वाली अदालत बन गई है। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी संख्या में मुकदमों को निपटारा करने से 1,477 करोड़ रुपए का राजस्व भी जमा हुआ है। महाराष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण मुंबई के सचिव दिनेश सुराण से मिली जानकारी के मुताबिक इस वर्ष की आखिरी लोक अदालत 11 दिसंबर को आयोजित की गई। राज्य के अलग अलग जिलों में आयोजित लोक अदालतों का आयोजन मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अमजद सैयद के मार्गदर्शन में हुआ। सतारा जिले के सिंगलपुर घाट में 400 फीट गहरी खाई में एक कार गिर गई। इस हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में तड़ाले तहसील के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। शव की पहचान गजानन सरजेराव बावरे और हीराबाई सरजेराव बावरे के रूप में हुई है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अब जेब पर भारी पड़ेगा। वाहन चलाने के दौरान मोबाइल पर बातचीत करने के आरोप में 200 रुपए के बजाय अब पहली बार गलती करने पर 1,000 रुपये और दूसरी बार 10,000 रुपये तक का चालान आपका कटेगा। बता दें कि गैरकानूनी तरीके से बिना लाइसेंस और लाइसेंस की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी वाहन चलाने के आरोप में मुंबई ट्रैफिक पुलिस अब 200 रुपये के बजाय 5,000 रुपये जुर्माना वसूल करेगी। रविवार देर रात से लागू इस नए नियम में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर पहली बार में 500 रुपये और दूसरी बार में नियम का उल्लंघन करने पर 1,500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। धुले जिले में आज पीड़ित ग्रामीणों ने और जल आक्रोश किसान आंदोलन समिति ने सिंचाई विभाग कार्यालय में जोरदार आंदोलन किया। पीड़ित ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि तहसील क्षेत्र में सूखे की स्थिति के लिए सिंचाई विभाग जिम्मेदार है। ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई विभाग की निष्क्रियता के कारण किसान और ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सिंचाई विभाग द्वारा समय समय पर जानबूझकर मांगों की अनदेखी किए जाने से पीड़ित ग्रामीणों ने आज सिंचाई विभाग में धरना प्रदर्शन कर अपने राजनीतिक दलों और संगठनों को हटाकर जिला कलेक्ट्रेट से न्याय की मांग की है। आंदोलनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है। जीतेगी जिंदगी यह गाना सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गया। यह गाना कोविड की लड़ाई में सभी वास्तविक सेनानियों को छोटी सी श्रद्धांजलि स्वरूप है। यह गाना प्रियंका चौहान द्वारा लिखा गया है। साथ ही प्रियंका चौहान इस गाने की निर्माता भी हैं। मदन जी शाह निर्माता हैं। नई पहचान एंटरटेनमेंट ने इस गाने का प्रोडक्शन किया है। सत्यनारायण इस गाने के निर्देशक और एडिटर हैं। इस गाने में
संगीत आशीष मिश्रा ने दिया है और इसके बोल लकी ने दिए हैं। जीते की जिंदगी गाना कोविड-19 के दौरान इंसानियत, आशा, जुड़ाव और प्रेरणा की कहानी है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। दरअसल आज मंगलवार को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस महाराष्ट्र एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट की थाने यूनिट ने जारी की है। समीर वानखेड़े को साल 1997 में लाइसेंस से जुड़े आवेदन में गलत जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। मुंबई में मध्य रेलवे के मुताबिक महिला कोचों में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए इन कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम जनवरी 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। कोरोना काल में इस कार्य की गति धीमी हो गई थी, हालांकि अब इसे तेज गति से किया जा रहा है। सवाई माधोपुर में शाही शादी करने के बाद विक्की कटरीना छिपते छिपते मालदीव गए थे, जहां से दोनों हनीमून मनाकर मंगलवार को मुंबई लौटे। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस और पेपराजी ने घंटों इंतजार किया। कटरीना की मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ा था। शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान पर हुई और कारोबार के अंत तक ये लाल निशान पर कारोबार करता रहा। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 166.33 अंक या 0.2% की गिरावट के साथ 58,117.09 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 43.35 अंक फिसलकर 17,324.90 पर बंद हुआ।